इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को लेकर कहा कि यह दिल्ली की एक महत्वपूर्ण जरूरत थी जिसे पहले ही लागू किया जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ तैयार किया गया है, जिससे जनता की सभी चिंताओं का समाधान हो सकेगा। सीएम ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को हरित राजधानी बनाना है और प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही है, जिससे राजधानी में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी पॉलिसी लेकर आ रही है। ईवी पॉलिसी 2026 को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईवी पॉलिसी दिल्ली की वो जरूरत थी जिसे बहुत पहले पूरा किया जाना चाहिए था, लेकिन अब हमारी सरकार नई ईवी पॉलिसी के जरिए दिल्ली वासियों के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन लेकर आई है। ईवी पॉलिसी मुझे लगता है कि दिल्ली की वो ज़रूरत थी जिसे बहुत पहले पूरा किया जाना चाहिए था, परंतु अब जब ये ईवी पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट किया, जनता के समक्ष रखा, इसे हम एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ लेके आया। ना केवल इसमें हमने सब्सिडी दी, बल्कि इसमें हमने स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी की, मैंडेट भी दिया और साथ में ई वेस्ट के प्लांट की भी हमने पूरी योजना बना करके जनता के समक्ष रखी है। दिल्ली में जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, दिल्ली में हम जब बात करते हैं ई मोबिलिटी की, तो ये ज़रूरी है कि हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बदले। आज प्रदूषण जो है दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम जिसके समाधान पे 360 डिग्री काम करना बेहद ज़रूरी था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्य में ईवी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी अपनी बात रखी। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति ईवी लेना चाहता है, बशर्ते ईवी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हों। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी भी पूरी तैयारी है। मैं निश्चित रूप में ईवी पॉलिसी का बेस इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। हर व्यक्ति ईवी लेना चाहता है, बशर्ते कि उसे ये कॉन्फिडेंस हो कि सरकार जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में वो पूरा हो। और हमारी भी पूरी तैयारी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वर्तमान में लगभग 9000 ईवी चार्जिंग पॉइंट दिल्ली में है। हमारा टारगेट है हम इसे 32,000 पे लेके जाएं और उसके लिए हमने OEMs जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की है। हमने जो RWA है, सोसाइटीज़ हैं, जो बिज़नेस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि हर एक जगह पर आपके ईवी के चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए। सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें अक्सर कहा जाता है कि ईवी व्हीकल आने के बाद पेट्रोल और डीजल वाहनों का क्या होगा। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जिनके पास पेट्रोल डीजल वाले वाहन हैं, जब तक उन वाहनों की वैलिडिटी है तब तक वो उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। जिनके पास पेट्रोल व्हीकल्स हैं वो अपने जब तक वो अलाउड है, जब तक उनका लाइफ स्पैन है, वो उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। उसमें कहीं भी जनता को ना परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही किसी तरीके की उसमें कन्फ्यूज़न होनी चाहिए। हमने केवल इतनी गाइडलाइन दी है कि एक समय के बाद जैसे 1 जनवरी 2027 से हम ई ऑटो पे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यानी जो पुराना है वो चलाएगा, नया रजिस्ट्रेशन ई ऑटो का होगा। और 2028 अप्रैल में केवल ई टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। पुराने लोग अपना चलाते रहेंगे जब तक उनके पास उसका टाइम पीरियड है, और नए ईवी ऑटोज़ ही, नए ईवी टू व्हीलर्स ही जो है रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। और मुझे लगता है बिना इस मैंडेट के इतनी बड़ी पॉलिसी जिसके अंदर सरकार 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, वो बेमायने हो जाएंगे। लोग चाहते हैं हम फैसिलिटी ज़रूर देंगे, लोग जो भी बेनिफिट चाहते हैं हम उन्हें देंगे। अगर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे तो जाहिर है कि ईवी को चार्ज करने का लोड बढ़ेगा। ऐसे में राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चार्जिंग के लिए बिजली की कोई समस्या ना हो। इसके जवाब में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बिजली की खपत सबसे ज्यादा थी। सरकार दिल्ली की बिजली की खपत और खरीद दोनों को व्यवस्थित कर रही है।
अभी तक राजधानी की सबसे ज़्यादा थी। हमने अपने सभी सब स्टेशंस को इम्प्रूव किया है और केवल सब स्टेशन नहीं, पावर की सप्लाई और पावर की परचेज दोनों को हमने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्लान किया है। इस बीच में हम सोलर पे भी बड़ी तादाद पे जाने वाले हैं। सोलर जो कि शहर की एक लाइफलाइन साबित होने वाली है। सोलर के लिए बड़े टारगेट सेट हुए हैं। हमने सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सोलर पे लेके जाने का प्लान बनाया है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी उनकी घरों पे हम 3 किलोवाट तक के सोलर के लिए बड़ी सब्सिडी केंद्र और राज्य मिलकर के दे रहा है। लगातार सोलर को बढ़ाने की दिशा में दिल्ली आगे बढ़ रही है। जाहिर है कि ईवी पॉलिसी 2026 के जरिए सरकार राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ ही दिल्ली को हरित रोजगार और नई तकनीक आधारित उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बनाने की भी तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नीति के तहत साफ कर दिया है कि दिल्ली के लिए जो बेहतर होगा वही निर्णय लिए जाएंगे। जो लोग दिल्ली से प्यार करते हैं वो लोग इस पॉलिसी पर सरकार का साथ जरूर देंगे। और अब बात अयोध्या की। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने आज ट्रस्ट की बैठक से पहले कहा कि ये घटना अत्यंत निंदनीय है और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती हैं। वहीं कई संतों ने राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर बयानबाजी से बचने की अपील की है। संत समाज का कहना है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और इसे राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए मामले की गंभीरता पर सवाल उठाया है। इस विवाद को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। अब चुनाव से पहले चढ़ावा चोरी पर ही सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। हर दिन विपक्ष चढ़ावा चोरी पर बीजेपी सरकार को घेर रहा है और कहीं न कहीं हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने पत्र लिखकर कहा कि श्री रामलला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से काफी आहत हूं। जिसने भी ये पाप किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप से जुड़ा हुआ है उसको सजा दिलाएंगे। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति की अपनी निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष भले ही सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करे, लेकिन संत समाज न्याय और आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलते देखना चाहता है। वहीं बीते दिन लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा था कि राम आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। अब नितिन नवीन को हरिद्वार के संतों का साथ मिल गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि ऐसे संवेदनशील विषय पर किसी भी राजनीतिक दल को बयानबाजी से बचना चाहिए। नितिन नवीन जी ने सही कहा है कि ये धार्मिक और आस्था और श्रद्धा का विषय है। इसमें किसी भी प्रकार के राजनेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच बैठाई है, SIT की जांच हो रही है, उसमें कुछ रिजल्ट निकला है, कुछ लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं। हमें 1 हफ्ता 10 दिन और इंतजार करना चाहिए। मामला न्यायालय में चला गया है। संतों की अपील का राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं दिख रहा। सपा से लेकर कांग्रेस तक सरकार पर सियासी तीर चल रहे हैं। कांग्रेस लगातार ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सपा और कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है। अगर ये सच में चोर लुटेरे और डकैतों को पकड़ना चाहते हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का चढ़ावा चुराया है, लूट की है, डकैती की है, तो ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। केवल सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रलाप ये सब कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बना, यदि वास्तव में आप सनातन संस्कृति के वाहक हैं, सनातन संस्कृति के पोषक हैं, प्रभु रामलला के मंदिर बनने में आपका क्या योगदान है? यूपी में चढ़ावा चोरी मुद्दे के सहारे ही विपक्ष चुनावी नैया को पार करने की कोशिश कर रहा है। वहीं खबर है कि SIT को सबूत जुटाने में कठिनाई हो रही है।
अब देखना होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे से कौन वोट पाने में और कौन वोट काटने में कामयाब हो पाता है। राजधानी दिल्ली में 650 करोड़ रुपए की कथित स्वास्थ्य घोटाले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने एलएनजेपी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह के इस्तीफे की मांग की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां, ओआरएस पैकेट, बेडशीट, पोर्टेबल एक्सरे मशीन और अन्य मेडिकल उपकरणों की खरीद में भारी अनियमितताएं वित्तीय तौर पर हुई हैं। पार्टी ने इसे बड़ा घोटाला बताया है और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कि सियासत में अब स्वास्थ्य विभाग का कथित 650 करोड़ रुपए का घोटाला नया राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को एलएनजेपी अस्पताल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पोस्टर, बैनर और नारेबाजी के बीच आप नेताओं ने रेखा गुप्ता सरकार पर स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ का कथित घोटाला हुआ। सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदे गए ओआरएस पैकेट, बेडशीट, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, दवाइयों और एनेस्थीसिया उपकरणों की खरीद में भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई। पार्टी ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को डीजीएचएस लगाया किसने था? रेखा गुप्ता ने। ये सबसे सीनियर नहीं थी, फिर भी सब सीनियर्स को बाईपास करके इनको किसने डीजीएचएस बनाया? रेखा गुप्ता ने। इनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही थी, फिर भी डीजीएचएस बनाया किसने बनाया? रेखा गुप्ता ने। सारी की सारी शक्तियां सारे अस्पतालों से छीन के एक डीजीएचएस के हाथ में दे दी। किसने दे दी? रेखा गुप्ता की सरकार ने। तो सारा का सारा षड्यंत्र तो सरकार ने किया, रेखा गुप्ता की सरकार ने किया। रेखा गुप्ता जी ने खुद उसको लगाया और कह रही है कि उसने अब 650 करोड़ का घोटाला कर दिया। और जो एसीबी की एफआईआर के अंदर मुख्य मास्टरमाइंड था राजीव रंगीला, वो देश छोड़ के भाग गया, जर्मनी भाग गया। तो एसीबी सो रही थी, दिल्ली सरकार सो रही थी। वहीं आप विधायक कुलदीप कुमार और संजीव झा ने आरोप लगाया कि मामले की जांच में देरी की जा रही है और मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। की गाड़ी कमाई का पैसा, जो मुफ्त दवाइयां उनको मिलती थी, जो अरस का घोल मिलता था, उसका पैसा भाजपा के लोग खा गए, मुख्यमंत्री जी खा गए। मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दीजिए और निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होने दीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए। और ऐसे लोग जिसमें जो शामिल हैं, मुख्यमंत्री जी आपके बिना संरक्षण के, आपके मंत्री के संरक्षण के ये घोटाला नहीं हो सकता है। और दिल्ली वालों ने देख लिया कि 1.5 साल में 650 करोड़ का घोटाला एक विभाग में हुआ है। सोचिए में कितने सारे विभाग हैं। जांच चल रही, मुख्यमंत्री को अरेस्ट करो ना, क्यों नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री इस्तीफा दें वरना जांच को बाधित करेंगी। अरे एक फर्जी जांच के नाम पे तो अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को 1.5 साल जेल में रखने का काम किया गया और बाद में घोटाला साबित ही नहीं हुआ, डस्टबिन में फेंक दिया। अरे मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ तो घोटाला साबित हो गया है। अगर एसीबी का एफआईआर हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा क्यों नहीं? कहाँ है वो कॉन्ट्रैक्टर? लोग ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया गया है। जैसे नीरव मोदी भाग गया था, विजय माल्या भाग गया था, भगा दिया गया था, उसी तरह से इस रंगीला ब्रदर्स को भी भगा दिया गया। हेल्थ मिनिस्टर की अगर मिली भगत है तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया उससे? तब मुझे लगता है कि एसीबी की भी कार्रवाई दबाव बनाने के लिए था कि हिस्सा केवल हेल्थ मिनिस्टर को नहीं जाए, मुख्यमंत्री को भी जाए, लेकिन हम होने नहीं देंगे। दरअसल दिल्ली सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी में कथित 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनियमितताओं की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को सौंप दी गई है। प्रारंभिक जांच में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं, मेडिकल उपकरणों, मरीजों की चादरों और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की खरीद में गड़बड़ियों की बात सामने आने का दावा किया गया है। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली की राजनीति में स्वास्थ्य विभाग का एक कथित घोटाला अब बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है।
महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और पुराने मुंबई पुणे हाईवे को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित है। मुंबई पुणे रेल मार्ग पर भूस्खलन के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है या डाइवर्ट किया गया है। मुंबई पुणे ठाणे और पालघर में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। पुणे में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही कई जिले हैं जहां पर बाढ़ और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। महाराष्ट्र में आसमान से सिर्फ बारिश नहीं, मुसीबत बरस रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश ने मुंबई से लेकर पुणे, पालघर से लेकर रायगढ़ और कोल्हापुर तक जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद है, रेल ट्रैक पर लैंडस्लाइड है, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी है और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। महाराष्ट्र में बारिश का कहर, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद, पुराना मुंबई पुणे हाईवे भी बंद, प्रशासन की लोगों से यात्रा टालने की अपील। लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कई जगह मलबा आ गया है। हालात इतने खराब हैं कि एक्सप्रेसवे और पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगली सूचना तक आवाजाही रोक दी गई है। सिर्फ सड़क ही नहीं, मुंबई पुणे रेल मार्ग भी बारिश की मार झेल रहा है। टनल नंबर 40 के पास हुए लैंडस्लाइड के बाद ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी जमा हो गई, जिसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। एरिया में जो रात भर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से टनल के जो एग्जिट है, पुणे से मुंबई लेन जाती है, उसका जो बड़ा टनल है हमारा, उसका जो एग्जिट है वो साइड पे लैंडस्लाइड हुआ है। तो लैंडस्लाइड की वजह से ये लेन अभी बंद कर दिया गया है। बाकी कनेक्टिंग लिंक का हमारा पूरा लेन इंटैक्ट और सेफ है। सिर्फ वो लैंडस्लाइड की वजह से एग्जिट में पॉइंट में हमने ट्रैफिक अभी बंद किया है और वो क्लियरेंस का काम चल रहा है। बारिश का असर सिर्फ सफर पर नहीं, पढ़ाई पर भी पड़ा है। मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर में सोमवार को सभी सरकारी, निजी और बीएमसी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मुंबई विश्वविद्यालय ने भी सोमवार की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बात करें कोल्हापुर की, तो कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़कर 33 फीट तक पहुंच गया है। वहीं पालघर के सफाले में रेलवे ट्रैक और बाजार पानी में डूब गए हैं। रायगढ़ के कशेड़ी घाट में लैंडस्लाइड से हाईवे पर दरारें पड़ गई हैं, जिससे आसपास के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बारिश से बिगड़े हालात, कोल्हापुर में पंचगंगा उफान पर, 42 बैराज जलमग्न, पालघर में रेलवे ट्रैक पर जल भराव, रायगढ़ में लैंडस्लाइड, कई इलाकों में संपर्क प्रभावित। मुंबई में फिलहाल बारिश कुछ थमी जरूर है, लेकिन समुद्र अभी भी उफान पर है। मरीन ड्राइव पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं के बीच ऊंची ऊंची लहरें लोगों को खतरे का एहसास करा रही हैं। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट और पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सिर्फ बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। साफ है, महाराष्ट्र में मॉनसून अब सिर्फ मौसम नहीं, बड़ी चुनौती बन चुका है। सड़कें बंद हैं, रेल की रफ्तार थमी है, स्कूलों पर ताले हैं और हर गुजरते घंटे के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।